हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ग्रेड 12 हिस्ट्री बुक। बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो हमेशा इंडिया क्यों आना चाहती थी? कभी सोचा है? बेसिकली रीजन जो था, जो मेन रीजन था वो ये था कि इंडिया जो है वो बहुत संपन्न था, प्रॉस्पेरस था। और आजकल ही बहुत पहले टाइम से जो है इंडिया बहुत ही संपन्न जो है कंट्री थी। इसीलिए लोग जो हैं वो इंडिया आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि यहाँ पे बिजनेस कर लें या कुछ भी मिल जाए। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती। जिस समय रेनेसा चल रहा था यूरोप में, अब रेनेसा क्या होता है? रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ। री यानी कि हम जैसे कहते हैं ना पुनर्जागरण जो होता है, और नेसा एक फ्रेंच वर्ड है, तो रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ। ये जो है रेनेसा वो टाइम पीरियड होता है जब लोग जो हैं अपने पुराने अंधविश्वासों को, जो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, सोच होती हैं, उनको छोड़ देते हैं और उसकी जगह जैसे आपका एजुकेशन है, साइंस है, आर्ट्स है या एक रीजन है, उसको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यूरोप में रेनेसा चल रहा था जिसमें साथ ही साथ रिलीजियस रिफॉर्म्स, धार्मिक जो तौर पे भी बदलाव हो रहे थे, और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो लोग जो हैं अब खोज कर रहे थे नई नई चीजों की या जगहों की। ये हो रहा था 13 से 16 सेंचुरी एडी में। तो एक तरह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो यूरोप के अंदर हो रहे थे। उसमें जो है फ्यूडल थिंकिंग। अब फ्यूडल मतलब क्या होता है? फ्यूडल को हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। मतलब एक ऐसी प्रणाली, प्रोसेस, प्रक्रिया, व्यवस्था जिसमें कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी जमीन होती है और शक्ति होती है, जबकि जो बाकी सारे फार्मर्स वगैरह हैं वो उनके अंडर रहकर खेती करते। तो ये जो एक फ्यूडल थिंकिंग थी कि हम ऊपर हैं और हम जो अपने से कम कमजोर लोगों को अपने उसमें काम करा रहे हैं या उनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस थी उनको वो छोड़ रहा था। अब वो मॉडर्न बन रहा था। इंग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने जो है एक्सेप्ट करी और फिर डेमोक्रेसी को डेवलप करना शुरू किया। इसका जो रूल था वो रेशनैलिटी पे आधारित था, मींस तर्क पर आधारित था। किसी भी बात को बिना अंधविश्वास के, भावनाओं के, सोच समझकर और तर्क के आधार पर स्वीकार करना रेशनैलिटी कहलाता है। तो इंग्लैंड जो था उसने एक प्रोग्रेसिव सोशल सिस्टम डेवलप किया। किस कारण से? क्योंकि उसने जो अपना रूल था वो एक रीजनिंग, लॉ और एक कहते हैं इंटेलिजेंट, उसके आधार पर चलाया। इसलिए उसका जो सोशल सिस्टम बना वो काफी प्रोग्रेसिव बना। बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स जो थे 18 सेंचुरी के, उन्होंने यूरोप में, 18 सेंचुरी का जो यूरोप था उसमें एक युग की शुरुआत करी जो कि एनलाइटमेंट का था। लोगों को नॉलेज मिल रही थी और साथ ही साथ ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी का मैसेज दिया। ह्यूमनिज्म मानवता का, इक्वालिटी समानता और लिबर्टी स्वतंत्रता, तीनों का इन्होंने मैसेज दिया। वही दूसरी तरफ जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, इंडिया अभी भी वही जो फ्यूडल वैल्यूज थी, कंजर्वेटिज्म था, उसको अभी भी पकड़े हुआ था। मतलब इंडिया में ये सब चीजें अभी भी चल रही थी। मुगल एजेस में भी इंडिया की जो पोजीशन थी वर्ल्ड इकोनॉमी में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो बड़े बड़े मैदानी इलाके थे इंडिया के, जिनकी सिंचाई जो है नदियों के पानी से होती थी, उससे कारण एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। और ये जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, इसने अलाउ किया बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कि वो भी फली फूली। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, जैसे बुने हुए कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, जो खाने योग्य चीजें होती हैं, कॉन्डिमेंट्स जिन्हें बोलते हैं, टिम्बर है, सिल्क क्लोथ है, इनकी डिमांड्स यूरोप में बहुत ज्यादा थी। इंडिया जो है उसके लिए, उसको अट्रैक्ट होकर फॉरेनर्स जो है वो इंडिया आना चाहते थे, ताकि ये जो एक उनको अवसर दिख रहा था ट्रेडिंग का, बिजनेस का, वो इस चीज को करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते थे, यहाँ का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए फॉरेनर्स चाहते थे कि हम इंडिया आ जाएं। जो यहाँ पर कॉन्डिमेंट्स दिया है, मैंने बताया ना कि खाने योग्य चीजें, तो मतलब जो खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है, मसाले हो गए, जिससे उससे खाने से संबंधित चीजें हैं, उसको लेकर जो है लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। इंडिया का जो है बिजनेस रिलेशनशिप जो है यूरोप
और बाकी दुनिया के और कंट्रीज के साथ एंशिएंट पीरियड से ही था। ये बिजनेस जो है बढ़ता जा रहा था ग्रीक और रोमन एम्पायर्स के टाइम से ही। मिडिल एजेस के दौरान अरब्स ने जो है अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी इस बिजनेस पर, जो कि इंडिया और यूरोप के बीच में हो रहा था। तब भी गुजराती और साउथ इंडियन बिजनेसमैन कांटेक्ट में रहे, जो यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बिजनेसमैन थे उनके साथ। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी जा रही थी, स्ट्रगल किए जा रहे थे कि ये जो इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड है, इससे कौन कितना ज्यादा फायदा उठा सकता है। जो टर्की कंट्री है उसने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल पे 1453 एडी में। जो ट्रेड रूट था ईस्ट को साथ ही साथ वेस्ट को जाने वाला, वो अब कंट्रोल में किसके आ गया? तुर्क के। इसके साथ साथ जो बिजनेस था बाकी यूरोप और एशिया में, उसको भी मेनली डोमिनेट करने लग गए वेनिस और जेनीवा के बिजनेसमैन। वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्पेन या पोर्तुगल जो हैं वो इस बिजनेस में आए। कंट्रीज जो वेस्टर्न यूरोप की थी, अब उन्होंने सी रूट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, ताकि जो स्पाइस सेंटर्स थे इंडिया के, मसालों के जो सेंटर्स थे इंडिया के या इंडोनेशिया के, वहां पहुंचा जा सके। स्पाइस आइलैंड के नाम से जाने वाला जो रीजन था इंडोनेशिया के अराउंड, वो जो है उस टाइम पे ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। 15th सेंचुरी में एक अच्छी प्रोग्रेस जो है शिप बिल्डिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखी गई। इसके साथ साथ रेनेसा और जो साइंटिफिक आउटलुक था, उसने भी जो यूरोपियन लोग थे उनको और ज्यादा हिम्मतवान बना दिया था, और वो जो है अब निकल पड़े जो जगह है उनकी खोज में या तलाश में। पोर्तुगल और स्पेन ने सबसे पहले इसका इनिशिएटिव लिया। उनके जो नागरिक थे उन्होंने एक युग की शुरुआत करी जिसमें उन्होंने खोज करनी शुरू करी, और इसमें उनको सहायता मिल रही थी फाइनेंशियली उनके गवर्नमेंट से। कोलंबस जो स्पेन के थे वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 एडी में, और जो वास्को डी गामा थे पोर्तुगल के, उन्होंने एक सेफ सी रूट ढूंढा यूरोप से इंडिया के लिए 1498 एडी में। उन्होंने जो है इस सी रूट का नाम दिया केप ऑफ गुड होप। इस डिस्कवरी के बाद से एक नए चैप्टर की वर्ल्ड हिस्ट्री में शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर वास्को डी गामा की इमेज दी हुई है। 16th सेंचुरी में जो ट्रेडर्स थे, सोल्जर्स थे यूरोप के, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि एशियन कंट्रीज में उनको किसी तरह से एंट्री मिल जाए। ये जो एक बहुत ज्यादा लुभाने वाला, बहुत ही फायदेमंद जो बिजनेस था, वो मेन रीजन माना जा रहा है उनकी इस कोशिश का। सबसे पहले बात करते हैं पोर्तुगीज की। पोर्तुगीज इंडिया में आए जिस टाइम पे सामुद्रिक जैमोरिन जो कैलिकट में थे उनका शासन था। उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए कोचीन, गोवा, दीव और दमन में। ट्रेड के अलावा उन्होंने नेवल पावर का भी इस्तेमाल किया ताकि सी पर अपना शासन चला सके। इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज जो हैं वो जमीन पे ज्यादा ताकतवर थी। सिर्फ कहने को मुट्ठी भर पोर्तुगीज सोल्जर्स ने अपनी एक जो हेजमनी होती है सी के ऊपर, वो जो है मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि उनकी जो नेवल फोर्स थी वो इंडिया या बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये जो वर्ड है हेजमनी, इसका मतलब होता है कि हमारा दबदबा है या एक वर्चस्व है हमारा। पोर्तुगीज ने अपना रूल गोवा के ऊपर स्टैब्लिश कर लिया था। पायरेसी और लूट का सहारा लेके सी में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है इंडियन सी में अपनी बना ली। 1507 एडी में पोर्तुगीज गवर्नमेंट जो है उन्होंने अल्मेडा जो है उनको फर्स्ट गवर्नर जो है इंडिया का अपॉइंट किया। उसके बाद अफोंसो अल्बरिक जो है वो अपॉइंट किए गए गवर्नर। उन्होंने गोवा को जीत दिलाई और फिर कैपिटल जो है बनाई पोर्तुगीज स्टेट की इंडिया के अंदर 1510 एडी में। फिर इन्होंने लगभग 100 साल तक इंडियन सी कोस्ट के ऊपर शासन किया। ये थे पोर्तुगीज। फिर आए डच। हॉलैंड जो है उसने भी एंटर किया वर्ल्ड ट्रेड में, बाद में लेटर हाफ में 16th सेंचुरी के। अब इनका क्या काम था कि ये चाहते थे कि जो पोर्तुगीज का इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है, कॉमर्स, जो भी उनके रिलेशन है, जो भी वो लोग कर रहे हैं, उसको तोड़ना। छोटे छोटे जो बिजनेस कंपनीज थी हॉलैंड की, उन्होंने साथ में आकर एक नई डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1602 एडी में। अब डच ये चाहते थे कि हमारी मोनोपोली स्टैब्लिश हो, ये जो स्पाइस सेंटर्स हैं जावा और सुमात्रा रीजन के, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के अंदर, इसके ऊपर हमारी जो है मोनोपोली हो।
तो उन्होंने जो है पोर्तुगीज को उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस जो है ऑफिस स्टैब्लिश किए सूरत, भरूच, खंभात, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, कोचीन में केरला के अंदर, नागपट्टनम में मद्रास में, मसूलीपट्टनम आंध्रा, चिंसुरा बंगाल में, पटना बिहार और आगरा उत्तर प्रदेश। ये जो डच फोर्सेस थी इन्होंने श्रीलंका जीत लिया पोर्तुगीज से 1658 एडी में, और इसीलिए पोर्तुगीज शासन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर आए ब्रिटिश। अब पोर्तुगीज और ब्रिटिश ट्रेडर्स या डच ट्रेडर्स के जैसे ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो भी इंपॉर्टेंट समझते थे बिजनेस की इंडिया के अंदर। जिस तरह से उन्होंने देखा कि पोर्तुगीज और डच जो है वो कैसे सफल रहे, साथ ही साथ उनको कितना ज्यादा मुनाफा हो रहा है इंडियन ट्रेड से, ब्रिटिश ने भी कोशिश करी कि वो भी इंडियन ट्रेड में उतर जाए। कुछ ट्रेडर्स जो इंग्लैंड के थे वो साथ में आए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से, ताकि ट्रेड करें इंडिया के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में कहलाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉयल चार्टर एक्ट ये जो था 31 दिसंबर 1600 की बात है, तब ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को मोनोपोली दे दी। चाहे आप इंडिया के साथ हो, बाकी और ईस्ट कंट्रीज हो, उनके साथ करें तो आपकी इस पे मोनोपोली रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अपनी जो फैक्ट्री है उसको लगाएंगे सूरत में। कैप्टन हॉकिंस ने लगातार मुगल एम्परर जहांगीर जो है उनको मनाते रहे ताकि फैक्ट्री के लिए परमिशन मिल जाए। तो जहांगीर ने जो है उनको परमिशन दे दी रॉयल ऑर्डर के माध्यम से 1612-13 एडी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फॉरेन जो एनवॉय थे थॉमस रोय, उनको मुगल एम्परर के पास भेजा 1615 एडी में। रोय के एफर्ट्स के कारण जो कंपनी थी अब उसको परमिशन मिल गई ट्रेडिंग करने की, सारे पार्ट्स जितने भी मुगल एम्पायर के थे वहां पर, और साथ ही साथ सेटअप करने के लिए फैक्ट्रीज को। पहले उन्होंने मांगी थी सिर्फ परमिशन फैक्ट्री लगाने की, जब वो परमिशन मिल गई उसके बाद तो उन्होंने अपने जितने भी एनवॉय थे सब, खासतौर से थॉमस रोय, कि आप भैया तुम मुगल एम्पायर के यहाँ जाओ, कोशिश करते रहो कि जिस तरह से सारे मुगल एम्पायर के जितने भी हिस्से हैं उनमें हमें ट्रेडिंग की परमिशन मिल जाए। ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स II जो है उन्होंने पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी की। इस मैरिज की सेरेमनी में पोर्तुगीज ने आइलैंड जो बॉम्बे का था वो डॉरी के तौर पे ब्रिटिश एम्परर को दिया। अब ये आइलैंड भी जो है ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गया। इस तरीके से गोवा, दमन और दीव छोड़कर पोर्तुगीज जो है वो सारे जितने बाकी पार्ट थे इंडिया के उनसे हटा दिए गए। स्ट्रगल जो है होने लग गया इंग्लिश और डच कंपनीज के बीच में स्पाइस ट्रेड को लेकर इंडोनेशिया के। ये कहलाता है एंग्लो डच वॉर, जो कि हुआ 1654 से 67 एडी तक के बीच में। नतीजा जो इस वॉर का था, एक संधि साइन हुई दोनों के बीच में। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश जो है वो इंडोनेशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे और डच कंपनी जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी, जहां पर इंग्लिश की अपनी फैक्ट्रीज है। इस तरह से अब इंग्लिश जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गए। यूरोपियन पावर जो इंडिया के अंदर थी उसमें सबसे पावरफुल ब्रिटिश बन गए। जो फ्रेंच थे अब उनका देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई 1664 एडी में फ्रांस के अंदर पेरिस में। इन्होंने अपना कंट्रोल जो है ईस्ट कोस्ट जो इंडिया का था, चंद्रनगर जो कलकत्ता के पास है और पौंडीचेरी, वहां पर स्टैब्लिश किया। इनका साथ ही साथ मॉरिशस और कुछ आइलैंड्स जो ईस्ट इंडिया के थे उस पर इन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पावर स्ट्रगल होना शुरू हो गया। जो वॉर था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में उसकी शुरुआत हुई 1742 एडी में। साथ ही साथ संघर्ष जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी शुरू हो गया इंडिया में। फ्रेंच गवर्नर जनरल जो इंडिया में थे ड्यूप्लेक्स, वो काफी ताकतवर थे। उन्होंने जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के उनसे मुलाकात करी और उनकी मदद से प्लान बनाए कि तुम जो है इन इंग्लिश को इंडिया से बाहर निकाल दो। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सक्सेसफुल रही थी हैदराबाद में भी। वहां जो है उनका रूल हुआ राजा मुंदरी, मुस्तफानगर और एल्लोर में और चिकागोल में। नतीजा जो इंग्लिश थे अब वो और ज्यादा कॉशियस हो गए। 1750 एडी में एक लड़ाई छिड़ गई उन दोनों के बीच में इंटरनल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर इंडिया के। क्लाइव के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को तिरुचिरापल्ली में हरा दिया। फाइनली फिर एक एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में 1754 एडी में, और ड्यूप्लेक्स को जो है उनको बुलाया गया इंडिया से। पर एक बार फिर से कर्नाटक वॉर शुरू हो गई 1756 एडी में, और 1760 तक आते आते अब इंग्लिश पूरी तरह से सफल हो गए थे फ्रेंच को इंडियन पॉलिटिक्स से बाहर निकालने में।
जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 1763 एडी का, उसमें फ्रेंच ने जो है अपनी सारी फैक्ट्रीज जो है वो हैंड ओवर कर दी इंग्लिश को, और इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया कि वो अब किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनके इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ से कैसे ब्रिटिश पावर की होल्ड की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। हमने जैसे पहले पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में इंडिया के एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, और वहां से ट्रेड एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। इनकी जो पोजीशन थी वो साउथ में मजबूत हो रही थी। वहां मसूलीपट्टनम में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई और फिर उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। लोकल रूलर की परमिशन से एक उन्होंने किला बना लिया जो कि आज का प्रेजेंट डे चेन्नई है, वहां पर, जिसको कि कहलाया फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई आइलैंड वो ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वहां पर भी किलाबंदी शुरू कर दी 1668 एडी में। अब जो है उनका जो मेन सेंटर था वो सूरत से शिफ्ट होकर मुंबई पहुंच गया। ओडिशा में भी इन्होंने परमिशन ले ली ट्रेड करने की, बंगाल में ले ली। ओडिशा में 1633 में, बंगाल में ली 1651 में। रिजल्ट क्या रहा, फैक्ट्रीज अब स्टैब्लिश होने लगी पटना, बालासोर और ढाका में। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको अनस्टेबल देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिश ने कि अब वो जो है अपनी पॉलिटिकल पावर बंगाल में जो है वो बढ़ाएंगे। हुगली पे अटैक किया और मुगल एम्परर के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया। औरंगजेब ने इन सारे जो भी अटैक हो रहे थे इंग्लिश के द्वारा उसको जो है क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। और मुगल्स ने साथ ही साथ जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में, उनका भी कंट्रोल जो है उनसे छीन लिया। इससे क्या हुआ, अब इंग्लिश जो है वो मुगल एम्पायर के घुटनों पे आ गए। जैसे कहते हैं ना, साइकोफेंसी यानी चापलूसी और विनम्रता का सहारा लेकर अब इंग्लिश वाले जो थे उन्होंने फिर से अपनी ट्रेड एक्टिविटीज शुरू करी। जो पार्डन मिली थी मुगल एम्पायर के द्वारा इंग्लिश को, ये मुगल्स के लिए ही भारी पड़ गई। मुगल एम्पायर ने जो एक तरह से होता है ना माफ कर देते हैं इंग्लिश को, वो उन्हीं के लिए जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई। जो मुगल एम्पायर ने इनको इंग्लिश को माफ कर दिया वो एक तरह से मुगल्स के लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब कंपनी को जमींदारी मिल गई सतनाती, कालीघाट और गोविंदपुर गांव जैसी 1698 एडी में। इन्होंने वहां पर किले बनाने शुरू कर दिए जो कि कहलाया फोर्ट विलियम्स, और आज हम उसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। फारूक सियार जो थे उन्होंने स्पेशल परमिशन दे दी जो 1651 एडी से लागू हो गई गुजरात और साउथ इंडिया के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस पीरियड के दौरान। 1708 एडी में कंपनी जो है अपने कंट्री में 5 लाख पाउंड बेचती थी, जो बढ़कर 17,95,000 पाउंड हो गए 1740 एडी तक आते हैं। अब मुगल एम्पायर जो है वो तो कमजोर पड़ने लग गई, और ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको मौका मिलने लग गया अपना विस्तार करने का इंडिया में। इस टाइम तक कंपनी जो है उसने ऑलरेडी पोर्तुगीज, डच जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उनको हरा दिया था। इसके अलावा फ्रेंच कंपनी जो है उसको भी हरा दिया था, या फ्रेंच कंपनी कह लिया जाए, उसके अलावा और कोई कंपटीशन नहीं था। 1744 से 1763 एडी में बहुत ज्यादा फ्यूरियस वॉर जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, जो कि कहते हैं कर्नाटक वॉर हुआ इंडिया के अंदर। इंग्लिश जीत गए और अब इंडिया के ऊपर उनका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो गया। ये है 1763 एडी की बात। इसके बाद आता है होल्ड ब्रिटिश पावर का बंगाल के अंदर। ये करते हैं अगले वीडियो।